आज एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंद आने वाले अकलियतों को यहां की शहरियत मिलने की राह आसान हो गई है। इस बिल की रूह से पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अकलियती फिरके के अफराद को हिंदुस्तान की शहरियत देने की तजवीज है। इस बिल पर तकरीबन 3 घंटे बहस चली। अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आसाम के अवाम को यकीन दिलाया कि इनकी सकाफती और लिसानी शनाख्त बरकरार रखी जाएगी और पनाहगुजीरों का बोझ सिर्फ आसाम पर नहीं होगा, यानी पूरे हिंदुस्तान में ये पनाहगुजी रहेंगे। ये बिल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के मुतालबे के पेश नजर इस बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया था। देश के सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे जो हमारी सोच है वह यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं वहां इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद किसी भी इंडियन सिटीजन की तरह देश के किसी भी राज्य में रह सकें। कि हम नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के वासियों की आइडेंटिटी एवं कल्चर को प्रिजर्व करने तथा वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन सभी राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं और रहेंगे और उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो भी उपाय करने होंगे वह सारे उपाय करेंगे। उपसभापति महोदय, तो आसाम की सकाफती और लिसानी जो चीजें हैं उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस ताल्लुक से मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने खिताब किया लोकसभा में। बहरहाल ये बिल जो है मंजूर हो चुका है लोकसभा से और इस पर जो खदशात थे ये रखे गए राज्यसभा में आज और इसी का जवाब राजनाथ सिंह ने दिया। आपको बता दें कि इसके हवाले से इस ताल्लुक से आसाम में बंद भी किया गया और बंद की हिमायत कई पार्टियों ने की। कांग्रेस इसमें शामिल थी और साथ ही साथ AIUDF भी शामिल रही। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीजेपी की हलीफ जमातें भी, आसाम गण परिषद भी इस बिल की मुखालिफत में सामने आई है। और साथ ही साथ शिवसेना जिस तरीके से हमेशा से ही बीजेपी से अलग उसके तेवर रहते हैं और बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती, यहां भी उसने बीजेपी का साथ नहीं देने की बात कही है। वहीं TMC के भी सुर कुछ बदले हुए यहां पर नजर आए। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के जो नजरियात है वो भी कुछ अलग यहां पर दिखाई दिए। मजहबी भेदभाव के तौर पर एक तरीके से लोगों का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल को लाया गया है और इससे जो है वो एक खिला पैदा होगा। आसाम के अवाम जो है इस बिल के कानून बनने पर एहतजाज लगातार करते रहे हैं और इसकी वजह से आसाम में हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बनी और वहां पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और कई तंजीमें जो है तकरीबन कहा जा रहा है कि 46 से ज्यादा जो तंजीमें थी वो सड़कों पर उतरी। उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बिल यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है काबिल कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। उनका कहना था कि आसाम की तहजीब को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी पर भी खतरा लाहक हो सकता है, जबान को किसी हद तक भी नुकसान हो सकता है। ये तमाम जो खदशात है वो आसाम के रहने वालों ने और लीडरान की जानिब से खदशात आज भी राज्यसभा में उठाए गए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने दोनों खास मेहमान का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी जुड़ चुके हैं, गुवाहाटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब जो कि साबिक रुकन असेंबली हैं AIUDF के। आप दोनों मेहमानों का बेहद इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर AIUDF ने हमेशा से ही मुखालिफत की है। अगर खदशात की बात की जाए तो क्या कुछ खदशात है आपकी पार्टी को? देखिए, हम लोग शुरू से इस बिल के मुखालिफ रहे हैं। आसाम एकॉर्ड बना था 85 में। अकॉर्डिंग टू आसाम एकॉर्ड उसमें यह था कि 71 के बाद जो भी आसाम में आएगा बाहर से, इंडिया से नहीं, मतलब इंडिया के बाहर से 71 के बाद जो आसाम में आएगा वो इंडियन नहीं होगा, वो आसामी नहीं होगा। और 71 से पहले जो आसाम में रह रहे हैं या आसाम में हैं वो आसामी है, वो आसाम के बाशिंदा है। और
उसी के हिसाब से वो आसाम एकॉर्ड के हिसाब से सब चल रहा है, सबको इसको मान्यता दे रखा है। और बीजेपी ने भी जो 14 से पहले इलेक्शन से पहले इसी बात को उनके मैनिफेस्टो में भी है, आसाम एकॉर्ड को वो लोग भी कहते हैं कि हम आसाम एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको मानेंगे, आज भी कह रहे हैं। लेकिन आसाम एकॉर्ड के जो असल इंपॉर्टेंट दफा है उसको डिलीट करके 71 के बाद 2014 तक आज तक जो भी बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। और इसलिए हम शुरू से इसके मुखालिफ रहे हैं, आसाम के लोग इसके मुखालिफ रहे हैं। जो यहाँ रह रहे हैं बरसों से, हजारों सालों से, 100 सालों से, उनके बच्चों के खाने पीने का, नौकरी का बंदोबस्त जो सरकार नहीं कर पाती है और विदेश से लाके लोगों को यहाँ बसाएंगे तो आसामी जुबान जो है वो खतरे में हो जाएगी। अब वो बंगाल से, बांग्लादेश से लोग आएंगे, वो अपने मदर टंग बांग्ला लिखेंगे, बंगाली हो जाएंगे। लेकिन आसामी लोगों का जो आइडेंटिटी है, इनके जो लैंग्वेज है, इनके जो कल्चर है, इनके जो हुकूक है, उनमें मुदाखलत होगी। इनके आसामी लैंग्वेज नहीं बाकी रहेगी, आसाम के जो आसामियत है वो बाकी नहीं रहेगी। फिर ये वेस्ट बंगाल जैसे बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा जैसे हो जाएगा और आसाम के लोग इसको नहीं मानेंगे। और इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुआ है, बहुत लोगों ने जान भी गंवाया है। अभी बीजेपी सरकार अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल को कल जो है पार्लियामेंट में पास किया, आज राज्यसभा में ट्राई करेंगे। हम उनको ये कहेंगे कि देखिए आप आसाम जल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, आग लगी हुई है। यहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चों ने ये, इन लोगों ने एहतजाज कर रहे हैं, हम वो क्लास नहीं करेंगे। या इसी तरह जो 70 संगठन, आसाम स्टूडेंट यूनियन के अंडर में 30 संगठन, सब लोग रास्ते पे, रोड पे उतर गए हैं। और माजी तारीख को देखे कि ये लोग जब 70-80 के उस दिहाई में आसाम में इन चीजों को लेके प्रोटेक्शन, मतलब एहतजाज किया, एजिटेशन किया, हजारों आदमी ने अपना जान गंवाया है, बेकसूर आदमी भी मरे हैं। हम नहीं चाहते दोबारा आसाम में आग लगे, बेकसूर आदमी मरे, आसाम की असामियत खत्म हो और बाहरी लोग आके यहाँ बसे। इसलिए दिल्ली वाले सोचे, मोदी जी ये सोचे, वो अपने गुजरात में लेके जगह दे, वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आसाम में 71 के बाद जो आया होगा, अभी देखिए एनआरसी का काम आसाम चल रहा है, वो 71 को कट ऑफ ईयर मान के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रहा है। 2015 से 19 तक कई सालों में 12,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है। 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें 5 साल वक्त लगाया है। डेवलपमेंट के काम ठप पड़ गए हैं और काम बिल्कुल आखिर इंतहा तक पहुंच गया। अभी अगर ये बिल पास करेंगे तो एनआरसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो एक कागज हो जाएगा, रद्दी के टोकरी में फेंकने के लायक हो जाएगा। इसीलिए एनआरसी के साथ बीजेपी सरकार खिलवाड़ ना करे, एनआरसी के साथ खिलवाड़ ना करे सरकार। इसका जवाब आपसे चाहते हैं, इस बिल को वापस ले, इसको उड्रे कर ले, हम ये चाहते हैं, ये हमारा डिमांड है। ठीक है प्रमोद जी, बोलिए, प्रश्न बोलिए। प्रमोद जी, एनआरसी के साथ सरकार खिलवाड़ ना करे, इस तरीके का इजहार ख्याल रफीकुल इस्लाम साहब ने किया है, क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, रफीकुल इस्लाम साहब की जो पार्टी है, इसका गठन ही आईएमडीटी स्क्रैप होने के बाद हुआ था। जो आईएमडीटी घुसपैठियों को पनाह देने के लिए जिस आईएमडीटी एक्ट को कांग्रेस ने बनाया था, तो अब ये रफीकुल इस्लाम साहब ने एक बात सही की कि एनआरसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। लेकिन आसाम एकॉर्ड 1985 में हुआ था और आसाम में हमारी सरकार 2016 में बनी और 2014 में मोदी जी दिल्ली में आए। लेकिन इसके पहले जो हुक्मरान थे उन लोगों ने इस दिशा में कोई सार्थक कार्य नहीं किया। तो आज हमारी जो इसके प्रति एक वचनबद्धता है, आतंकवाद मुक्त आसाम, विदेशी मुक्त आसाम, भ्रष्टाचार मुक्त आसाम और प्रदूषण मुक्त आसाम, इस दिशा में ये सरकार कार्य कर रही है। अब इन्होंने कहा, इन्होंने एक गलत बयानबाजी की कि हमारे मैनिफेस्टो में शुरू से ही हमारा ये दृष्टिकोण एकदम साफ है कि जो बांग्लादेश या अन्य जगह से जो घुसपैठिए आए हैं वो 2 तरह के लोग आए हैं। एक तो वो लोग आए हैं जिनके ऊपर में वहां धार्मिक अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है धर्म की वजह से, और दूसरे वो लोग आए हैं जो यहाँ किंग मेकर बनने की इच्छा शक्ति से आए हैं और उन्होंने हमारे संसाधनों पर कब्जा जमा लिया और आज लेजिस्लेटिव
और ब्यूरोक्रेसी में भी आज वो लोग दखलंदाजी कर रहे हैं। प्रमोद जी, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रहने नहीं दिया जाएगा। 2014 में उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही, बांग्लादेशियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और इस ताल्लुक से हमारे मुल्क में कहा जाता है कि सिक्योरिटी को लेकर भी खतरा है, अमन चैन और सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। अब जो बाहर के लोग आएंगे तो क्या वो सिक्योरिटी को लेकर उनसे खतरा लाहक नहीं होगा? तो क्या बीजेपी को नहीं लगता कि ये तमाम लोग जो आएंगे उनसे सिक्योरिटी को लेकर सवाल पैदा नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल वाजिब प्रश्न किया, इसलिए मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं आपके सामने कि भारत वर्ष का जो विभाजन था वो 2 नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था और 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना था, जो उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आयरन मैन जिनको हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बनाया था। उस सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा था, उसमें ये 1955 में जो बना था उसमें ये लिखा था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन है आपको, वहाँ हिंदू है, वहाँ सिख है, वहाँ बुद्धिस्ट है, वहाँ क्रिश्चियन है, वहाँ पारसी है, वहाँ जैन है। अगर इन पे कोई धार्मिक अत्याचार होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है और वो भारत वर्ष में आते हैं तो और सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 11 वर्ष के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। हमने सिर्फ उस सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है, एक संशोधन किया है, 11 वर्ष की जगह हमने 6 वर्ष किया है। लेकिन जब वो सिटीजनशिप एक्ट था उस वक्त तो किसी ने विरोध नहीं किया। अब 11 वर्ष की जगह अगर 6 वर्ष हो गया तो इसमें विरोध करने की क्या बात है? रफीकुल इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद स्वामी, आपका जवाब ले लेते हैं जी, बोलें जी। स्वामी साहब ने एक बात यही कि IMDT के बातिल होने के बाद हमारी पार्टी की जन्म है, लेकिन हमारी पार्टी की जन्म अगर उस बेस पे हो, हम क्लियरली ये कह रहे हैं कि 71 के बाद कोई भी आसाम में आएगा वो नहीं रहेगा। आप ही क्यों नहीं कहते? आपने जबकि वादा किया था, मोदी जी ने आसाम में आके भाषण में ये बोला है कि ये इलेक्शन के बाद सब जो विदेशी है, बांग्लादेशी है, उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं कहा। उस वक्त आसामी हिंदू भाइयों को वोट लेने के लिए मोदी जी ने ये कहा है जो बांग्लादेश से आया होगा आसाम एक्ट को हम अमल करेंगे और बांग्लादेशी को हम खेदेंगे। अब मोदी से उनको इसी बात का जिक्र मैंने कुछ देर कबल मैंने इसी बात का जिक्र किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, खिताब करते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं, फिर अब क्यों? हमें वही कह रहा था, देखिए कि मोदी जी या स्वामी साहब को इन लोगों के फिक्र है, कोई अफगानिस्तान के या बांग्लादेश से उत्पीड़न के तहत आ रहे हैं। इंडिया बहुत स्ट्रांग है, कंट्री है। बांग्लादेश को कब बोला है कि आपके यहाँ उत्पीड़न के वो साजिश में आके लोग यहाँ आ रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ इंडिया का अच्छा ताल्लुक है। बांग्लादेश में हर महीने में इंडिया वाले जा रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, सहाय कर रहे हो। अगर वहां संख्यालघु उत्पीड़न के वो फेस कर रहे हैं तो इंडिया गवर्नमेंट को बांग्लादेश को बोलना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। आपने कभी नहीं बोला, इसका मतलब ये झूठ है। बांग्लादेश में जो संख्यालघु है वो आराम से रह रहे हैं। क्या लगता है AIUDF को, क्या लगता है कि बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर इसके पीछे की सियासत किस तरीके से देखी जा सकती है? क्या लगता है इसके पीछे क्या है? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई करके अपना नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन आसाम के लोग ये जो सामने इलेक्शन है उसका उसी जवाब देंगे। अब आप देख रहे हैं कि 70 संगठन, 40 संगठन, तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे क्लास से निकल गए हैं, वो अपना क्लास वर्जन कर रहे हैं। वो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है और इन्होंने कहा है कि हम उग्रवादी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। हालांकि इस बिल को लाने के बाद कल से आसाम में नौजवान ये आवाज दे रहे हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमको अलग से आसाम को अलग कंट्री की मांग करना होगा। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हम इंडिया, आसाम इंडिया के पार्ट है, रहा है और रहेगा। अलग कंट्री की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी की इस गलत पॉलिसी की वजह से यहाँ के नौजवान अभी भी जंगल में है। और यानी AIUDF ये मानती है कि अगर ये बिल जो लाया जा रहा है ये पास हो जाता है, कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि हालात अच्छे होंगे। प्रमोद स्वामी जी, बीजेपी को ये कैसे यकीन है कि आसाम की जनता जो है वो बाहर से आने लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी? अगर दूसरी बात करें, पूरे हिंदुस्तान की हम बात नहीं करें, सिर्फ आसाम के ताल्लुक से सवाल करें, अगर आसाम की जनता नहीं चाहती है कि लोग वहां से आए और आसाम में रहे, तो बीजेपी कैसे यकीन दहानी कराएगी? उन लोगों का कहना है कि वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
देखिए, ये मैंने पहले ही सिटीजनशिप एक्ट की व्याख्या आपके सामने की थी, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। हमने उसमें जो 12 बरस जो सिटीजनशिप दी जाती थी, हमने उसको 6 बरस किया है। और ये अमेंडमेंट कोई ऐसा नहीं है कि ये अमेंडमेंट पहले बार सिटीजनशिप एक्ट में हो रहा है। इसके पहले 1987, 1992 और सन 2003 में भी सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं। एक नंबर बात। दूसरे नंबर बात, इसके पहले जो मेरे मित्र इस्लाम साहब बोल रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू बहुत सुरक्षित है। जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था तो वहां हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 27% थी और आज मात्र वहां 8% हिंदू है। ठीक उसी तरह जब भारत विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23% थी, जो आज 1% से भी कम है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां जो है हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है। तो ये बात, इसको हम सियासत के चश्मे से न देखें, क्योंकि भारतवर्ष का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ था और माँ भारती के सपूतों के ऊपर अगर कहीं अत्याचार होता है तो उसको माँ भारती अगर पनाह नहीं देगी तो वो कौन से मुल्क में जाएंगे। आज इस्लामिक मुल्क तो बहुत है, वो तो अगर मुस्लिमों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो इस्लामिक मुल्क में जा सकते हैं। क्या ये नहीं लगता कि फिरकावारियत के बजाय मजलूमियत, कहाँ जाएंगे? क्या ये नहीं लगता कि फिरकावारियत के बजाय मजलूमियत के पेश नजर ये कानून लाया जा रहा है, ये बिल लाया जा रहा है? तो इसका मतलब तो जवाहरलाल नेहरू साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भी फिरका परस्त थे, जिन्होंने 1955 में ये कानून बनाया। ये तो उन्हीं का कानून बनाया हुआ है कि जिनके ऊपर में पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन होगा वो भारतवर्ष में आ पाएंगे और 11 बरस बाद उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। हमने 11 बरस को 6 बरस किया और आज जो बांग्लादेश है, चूंकि उस समय में वो पूर्वी पाकिस्तान था और हमने उसको बांग्लादेश को इसमें शामिल किया है। अगर इस आधार पर आप हमें फिरका परस्त कहती है तो जवाहरलाल नेहरू साहब भी फिरका परस्त हुए। मैं नहीं कहती हूँ प्रमोद स्वामी जी, तो सवाल ये मेरा नहीं है, सवाल ये मेरा नहीं है, सवाल जनता का है, सवाल जनता का। प्रमोद स्वामी जी समझने की कोशिश करिए, सवाल हम अपने नहीं करते, सवाल हम अपने नहीं करते, सवाल जनता के करते हैं। और सवाल जो जनता शायद बीजेपी को भी दिखाई दे रहा होगा, बीजेपी इससे जरूर वाकिफ होगी कि आसाम में कितने लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी रफीकुल इस्लाम साहब कह रहे थे और साथ ही साथ हम तस्वीरें भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, ठीक है। रफीकुल इस्लाम साहब, 11 साल का वक्त था, अभी कम कर दिया गया, 6 साल में शहरियत दी जाएगी किसी भी शहरी को अगर हिंदुस्तान में वो रहना चाहता है 6 साल रहने के बाद। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये तो बीजेपी संविधान के खिलाफ एक बिल ला रही है। भारत के जो संविधान है उसमें उसके खिलाफ है सरासर। आपके ये कोई धर्म के आधार पर सिटीजनशिप देने की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इन्होंने जो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के हिंदू की ठेकेदारी आपको किसने दी है? आप अपने घर के बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। आप नौकरी का वादा किया था, प्लीज सुन लीजिए, आपने नौकरी का वादा, बांग्लादेशियों के ठेकेदार तो आप हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, का जन्म ही बांग्लादेशियों के रक्षण के लिए हुआ था। ये बात तो आर्मी के चीफ ने भी कहा था कि एक पार्टी का जो है आसाम में जितना उत्थान हुआ है वो स्वतंत्रता के बाद किसी पार्टी का नहीं हुआ। ये बात तो आर्मी के चीफ ने कही है। आपकी पार्टी तो बांग्लादेशियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, आप कैसी बातें करते हैं? आप जगह दे रहे हैं। आपकी पार्टी का जन्म IMT स्क्रैप होने के बाद हुआ था। हम इंडियन है, बाई बर्थ इंडियन है, बाई चॉइस इंडियन है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? कोई घबराहट नहीं है। पूरे दुनिया के जो हिंदू भाई हैं, जो अमेरिका, लंदन, यूरोप और एशिया, अफ्रीका में बस रहे, सबको आप लाके हिंदू विदेशी नहीं है, आप ये जान लीजिए। नहीं, ठीक है, आप घर के इस मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे पाकिस्तान लिया गया। पा रहे हैं आप। अब माँ बाप के सबूत कहाँ जाएंगे? भारत माता की गोद में नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे? वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। प्रमोद साहब थोड़ी सी वक्त के लिए चुप जाइए, 20 सेकंड ही बचा है, सुन लेते हैं बात वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड भी करना है। नहीं है रफीक साहब जी, रफीक साहब, क्या नहीं लगता कि शहरियत मिल जाने के बाद हिंदुस्तान पर माली बोझ पड़ेगा, हर तरह का बोझ पड़ेगा? आखिर इससे कैसे निपटा जाएगा? सरकार को कुछ प्लान तैयार करना होगा। प्रमोद स्वामी जी, आपसे भी सवाल यही है, रफीक साहब आपसे भी सवाल यही है। अगर आप मेरा सवाल सुन रहे हो तो जल्दी से क्विक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, जल्दी से जी। देखिए, मैं बोल रहा हूं, ये भारत एक सेकुलर कंट्री है, हर किसी का बराबर इसमें हक है, हुकूक है, हिंदू मुसलमान सबका बराबर हुकूक है।
किसी को बाहर से यहाँ लाया जाएगा, कानून के तहत लाया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया था विदेशी को खदेड़ेंगे, लेकिन वादा खिलाफी करके। प्रमोद स्वामी, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट प्रमोद स्वामी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड में। रफीक साहब, लोग इसको मानेंगे नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं। प्रमोद स्वामी साहब, आप बोले, हम सुन रहे हैं, ठीक है, बोले आप। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास की नीति से काम करती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि बीजेपी जो है हमेशा की तरह सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर ही काम कर रही है और इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, आदाब।